चैप्टर 29। साजिशों के बीच रोमांस। रात का वक्त। सुधीर ने एक मेंशन के सामने आकर गाड़ी रोकी। एक बॉडीगार्ड ने कार के अंदर झांक कर देखा। जैसे उसे सुधीर दिखा उसने हाथ हिलाकर मैनन गेट खोलने को कहा। सुधीर गाड़ी लेकर अंदर चला गया। उस बड़े से वाइट मेंशन के बीचों बीच एक लाइट वाला फाउंटेन था। सुधीर कार से उतरकर अंदर गया। अंदर दो आदमी एक लड़की के साथ बैठकर कुछ हरकतें कर रहे थे और साथ साथ शराब पी रहे थे। सुधीर को आते देख एक दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, आओ सुधीर साहब आओ। सुधीर आकर सोफे पर बैठा तो वो लड़की उन दोनों आदमियों के बीच से उठी और जाकर सुधीर की जांघ पर बैठ गई। सुधीर ने कुछ नहीं कहा और वो लड़की लगातार सुधीर को अपनी तरफ से लुभाती रही। आखिरी में सुधीर ने भी उसे अपनी गोद में उठाया और एक कमरे में ले गया। ये देख दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अब ये ना जाने क्या करेगा। तभी उन दोनों को उस लड़की की चीख सुनाई दी। इसी के साथ सुधीर अपने खून से रगे हाथ साफ करते हुए बाहर आया। दोनों ने उसे देखकर कहा, इसे भी मार दिया। आज तो खुशी का मौका था, आज तो एंजॉय करता। सुधीर, एंजॉय तो मैं तब करूंगा जब इसकी जगह वो होगी जिसे मैं इसकी जगह देखना चाहता हूँ। वो दाढ़ी वाला आदमी बेकरारी से बोला, और कितना इंतजार करना होगा हमें। सुधीर, बस कुछ वक्त और फिर समक्ष हमारे कदमों में और वन्या इसकी जगह। ये बोल तीन जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी से ज्यादा उनके इरादे शैतानी थे। जहाँ ये लोग वन्या और समक्ष के खिलाफ जाल बीच रहे थे, वही वो दोनों इन सब से बेखबर अपने प्यार की दुनिया में गुम थे। समक्ष को वन्या को जोश से किस करते हुए लगभग आधा घंटा हो गया था। वन्या को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। हालांकि समक्ष ने उसे किस के बीच ब्रेक दिया था, लेकिन उसके होठों से अपने होठ अलग नहीं किए थे। समक्ष ने लास्ट बार वन्या के लोअर लिप को सक करा और उसे छोड़ दिया। समक्ष के छूते ही वन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अभी वन्या अपनी सांसें नॉर्मल कर ही रही थी कि समक्ष ने उसकी नेक को चूमना शुरू कर दिया। वन्या की सांसें फिर से अटक गई। आज समक्ष की किस बहुत ज्यादा इंटेंस थी। वो जहां जहां वन्या को चूम रहा था वहां वहां लाल निशान हो रहे थे। वन्या को अब अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। क्यों उसने समक्ष को खुद के करीब आने की अनुमति दी। वन्या इन्हीं ख्यालों में थी कि उसकी आह निकल गई। समक्ष ने उसकी गर्दन को काट कर लिया था। समक्ष ने वन्या की आह सुन वन्या के चेहरे को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और वो गहरी सांसें ले रही थी। उसके होंठ सूज चुके थे और उसके गले पर बाइट मार्क्स थे। समक्ष उसे वैसे ही उठाकर वॉशरूम में ले गया और शॉवर के नीचे ले जाकर शॉवर चालू कर दिया। वन्या के पैर अभी भी समक्ष की कमर पर बंधे थे। समक्ष ने वन्या की कुर्ती की बैकचेन खोल दी और उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगा। वन्या के हाथ समक्ष के कंधों पर कस गए। समक्ष का हाथ घूमते घूमते एक जगह अटक गया। इसी के साथ वन्या की सांसें भी अटक गई। समक्ष ने वन्या के पैरों को नीचे रखा और उसके हाथ ऊपर कर उसकी कुर्ती उससे अलग कर दी। वन्या ने झट से अपनी आंखें खोल दी। इसी के साथ समक्ष ने भी अपनी टी शर्ट उतार दी। समक्ष की परफेक्ट बॉडी पानी से भीगी हुई अलग ही आकर्षक लग रही थी। वन्या चाहकर भी अपनी नज़र समक्ष के कसे हुए कंधों से और उसके एब से नहीं हटा पा रही थी। समक्ष अपने घुटनों पर बैठ वन्या की पतली कमर पर होंठ रख दिए। वन्या सिसक उठी, लेकिन वो चाहकर भी ये सब रोक नहीं पा रही थी। उसके हाथ समक्ष के बालों पर कस गए। समक्ष वन्या की पेट को किस और बाइट कर ऊपर आया और अपने दोनों हाथ वन्या के कमर पर रख उसके कंधे को चूमने लगा। वन्या भी अपना कंट्रोल खोने लगी। वन्या ने अपना चेहरा समक्ष के कंधे पर रख उसके कंधे को काट लिया। समक्ष का हाथ वन्या की कमर को तराशने के बाद नीचे की ओर जाने लगा। ये देख वन्या ने अपने नेल समक्ष को चुभा दिए। इसी के साथ बहते पानी के साथ उसका एक आंसू भी बह गया। जैसे ही वो आंसू वन्या की आंख से निकलकर समक्ष के कंधे पर पड़ा, समक्ष रुक गया। जैसे वो बहते पानी में भी वन्या का आंसू पहचान गया हो। समक्ष ने वन्या को खुद से अलग करा और वन्या का चेहरा देखा। थोड़ी देर बाद समक्ष एक तौलिया लेकर बाहर चला गया। वन्या ने अपनी सांसों को सामान्य करा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान भी थी। वन्या एक बाथरोब पहना, क्योंकि अभी फिलहाल उसके पास कपड़े नहीं थे। वन्या बाहर आई तो देखा समक्ष शर्टलेस था और उसने सिर्फ एक सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी। समक्ष ने वन्या को देखा और उसके पास आकर गोद में उठा लिया।
वन्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। समक्ष ने वन्या को बेड पर लेटाया, फिर एक मरहम लेकर वन्या के होंठों और गले पर लगाया जहां निशान थे। उसके बाद पास में ही लेटकर वन्या को खुद के ऊपर कर लिया। वन्या बिना कुछ बोले उस समय नींद में चली गई, क्योंकि आज सारा दिन उसके लिए बहुत ज्यादा व्यस्त था। सुबह का वक्त। वन्या ने आज रेड कलर का प्लाजो वाला सूट पहना था। इसी के साथ उसने आज अपने बालों का बन बनाया हुआ था और वो किचन में पोहा बना रही थी। तभी समक्ष फोन पर बात करते हुए आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वन्या ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद खाने बैठ गई। दोनों में से किसी ने बात नहीं करी। थोड़ी देर बाद समक्ष ने कहा, तैयार हो जाओ, हमें वापस जाना है। वन्या हम कहकर रूम में चली गई। समक्ष देख सकता था कि वन्या का बिहेवियर चेंज है, लेकिन क्यों ये उसे नहीं पता था। वन्या और समक्ष निकल गए दिल्ली के लिए, जहां एक नई मुसीबत उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वन्या ने पूरे रास्ते समक्ष की तरफ देखा भी नहीं और ना उससे बात भी नहीं करी। समक्ष को भी अब ये लगने लगा था शायद उसका कल रात को करीब आना वन्या को पसंद नहीं आया, वो अब भी उसे अपना नहीं पाई है। लेकिन कल रात जहां तक उसे याद है, वन्या ने खुद के करीब आने की इजाजत खुद दी थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो उससे गुस्सा है। दोनों अपनी अपनी सोच में ही थे कि उनका घर आ गया। वन्या और समक्ष अंदर गए। सामने ही सताक्षी उनका इंतजार कर रही थी। सताक्षी ने वन्या और समक्ष को देखकर अपने मन में कहा, आओ नवविवाहित जोड़ी, आज रात तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। आज रात का नशा और मजा हम तीनों को याद रहेगा। वो दोनों जाकर सोफे पर बैठे कि सताक्षी ने कहा, समक्ष मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। समक्ष और सताक्षी ने वन्या को देखा। वन्या उनकी नज़रों को समझकर अंदर रूम में चली गई। सताक्षी ने कहा, आज रात एक बिजनेस पार्टी है वाइन बार में, डैड ने कहा है मैं तुम्हारे साथ जाओ। समक्ष तुम जानती हो मुझे ये सब पार्टीज पसंद नहीं है। सताक्षी, लेकिन डैड ने बोला है तुम मना नहीं कर सकते, और हम वैसे भी कौन सा सारी रात रुकेंगे, जल्दी आ जाएंगे। समक्ष, बस हम कहकर चला गया। वही वन्या के पास मेल आया एंटरप्राइजेस से, जिसमें लिखा था वो कल से ज्वाइन कर सकती है और साथ में सारा टाइम टेबल भी दे रखा था, कब ऑफिस आना है, कब ब्रेक है, कब जाना है। वन्या ने तुरंत फीडबैक दे दिया। वही समक्ष अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी अर्पित और निमित केबिन में आए। समक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप अपना काम करता रहा। निमित ने कहा, तू आज रात जा रहा है पार्टी में? समक्ष, हाँ। अर्पित, और भाभी का क्या? समक्ष, थोड़ी देर की बात है, वो समझ जाएगी, वैसे भी वो मुझसे गुस्सा है। निमित, क्यों? अर्पित बिना सोचे बोला, कहीं तू रात में ज्यादा वाइल्ड तो नहीं हो जाता। समक्ष घूरने लगा अर्पित को। अर्पित को अब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। समक्ष ने सर्द आवाज में कहा, बाहर निकलो। दोनों चले गए, इससे पहले उसका गुस्सा और बढ़ जाए। रात के वक्त समक्ष कमरे में आया और तैयार होने लगा। वन्या कुछ लिखते हुए उसे देख रही थी, लेकिन वो तैयार क्यों हो रहा है ये उसने पूछना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर नहीं पूछा। समक्ष ने वाइट फॉर्मल शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहन, अपने बालों को सेट कर, वॉच पहन, परफ्यूम लगाया और बाहर जाते हुए कहा, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा आने में, तुम खाना खाकर सो जाना। ये कहते ही समक्ष बाहर चला गया। वन्या ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में वन्या जब सोने जा रही थी, कमरे में उसके फ़ोन पर कुछ मैसेज आना शुरू हो गए। वन्या ने कॉरिडोर से निकलते हुए फ़ोन पर देखना शुरू किया। कुछ पिक्चर्स थी जिसे देख वन्या की आंखों से आंसू बह गए। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वन्या ने झट से पलटकर देखा, उसे दूर एक परछाई दिखी। वो उस तरफ जाने ही लगी कि उसके पैरों नीचे एक गन आ गई। वन्या झुककर उठाने ही लगती है, किसी ने वन्या को उसके बालों से जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वन्या दर्द से चिल्ला उठी। तभी किसी ने उसकी कुर्ती की एक बाजू फाड़ दी। वन्या डर से रोने लगी। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 30। क्यून की मुझसे शादी। वाइन बार, दिल्ली का जाना माना बार जहां सिर्फ रईस लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान तो वो बार अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ की एंट्री फीस ही बहुत ज्यादा थी और अंदर जो खाना और ड्रिंक्स थी उनकी कीमत लाखों में। सताक्षी आज बड़ा बन थन कर आई थी, क्योंकि आज उसके पास इकलौता मौका था समक्ष को खुद के करीब करने का। सताक्षी ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस के साथ ब्लैक हील्स कैरी किए थे।
वो ड्रेस इतनी शॉर्ट थी कि उसके पूरे थाइज दिख रहे थे। डीप नेक लाइन के साथ वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग थी। सताक्षी अपने दोस्तों के पास बैठे ड्रिंक कर रही थी, तभी उसकी नज़र समक्ष पर गई जो अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। सताक्षी के साथ बैठी एक लड़की ने कहा, अब तू अपना प्लान कैसे कार्यान्वित करेगी, वो अकेला नहीं आया है। सताक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन सब के लिए तुम हो ना, कल सुबह तुम्हारा बैंक तुम्हें भरा हुआ मिलेगा अगर आज रात मुझे मेरा समक्ष मिल गया तो। वो लड़की मुस्कुराकर मोहक नजरों से समक्ष के दोस्तों को देखते हुए बोली, इन सब के लिए मैं अकेली काफी हूँ। समक्ष और बाकी सब उन लड़कियों को छोड़ दूसरे सोफे पर बैठे, तभी एक वेटर आकर उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगा। उन सबने एक एक ड्रिंक ले ली। समक्ष का आज पीने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं लिया। तभी सताक्षी ने आकर कहा, चलो न समक्ष डांस करते हैं। समक्ष, नो थैंक्स, मुझे डांस नहीं आता। सताक्षी जान जानकर उसके ऊपर गिरकर हल्का हल्का थिरक रही थी, उसे अपनी अदाएं दिखा रही थी। समक्ष को पता नहीं चला, पर दूर से एक लड़का सताक्षी और समक्ष को रिकॉर्ड कर रहा था। वो इस एंगल से फोटो और वीडियो ले रहा था जिसे देखने पर यही लगता है कि ये दोनों साथ में मजे कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सताक्षी समक्ष के बगल में बैठ पीछे मुड़कर थम्स अप करा उस लड़के को। वो लड़का स्माइल करके चला गया। सताक्षी ने वेटर से ड्रिंक लेकर एक पाउडर उसमें डाला और समक्षी को देखते हुए मन ही मन कहा, बस बेबी एक बार ये ड्रिंक पी लो, फिर तुम मजे करना रात में मेरे साथ। और वहाँ वन्या तड़प तड़प कर मरेगी, बहुत दर्द भरी मौत दूंगी उसे मैं। ये सब कहते हुए सताक्षी के आंखों में अलग ही नफरत थी वन्या के लिए। वही वन्या लड़ रही थी खुद को बचाने के लिए, लेकिन जीत नहीं पा रही थी। वो लोग तीन और वन्या अकेली। एक लड़का पीछे से वन्या के बाल पकड़ उसकी कुर्ती की एक बाजू फाड़ दी और दूसरे लड़के ने सामने आकर उसके के पैरों को पकड़ा, क्योंकि वन्या लगातार अपने हाथ पैर चलाए जा रही थी। वो लड़का, क्या बोलते हो भाव, मार दे क्या इसको। दूसरा लड़का जिसने वन्या के बाल पकड़ रखे थे, नहीं रे मैडम ने क्या बोला है, तड़पा तड़पा कर मारना है तो चल आज रात मजे करते हैं इसके साथ, फिर मार देंगे साली को। ये कह वो लोग हैवनियत से वन्या को देखने लगे। दोनों लड़के एक साथ उस पर टूट पड़े। वन्या ने अपनी आंखें बंद करी। उसके सामने सिद्धार्थ का चेहरा आया जो कह रहा था, वन्या लड़, तू हार नहीं सकती, मैं लड़ाकू ऐसे ही नहीं कहता तुझे, लड़ इन सबसे। वन्या ने गुस्से में वो बंदूक उठाई जो उससे थोड़ी ही दूरी पर थी और सामने वाले के हाथ पर शूट कर दिया। फिर उसके पीछे वाले के सर पर गन मारी और वहां से भागते हुए नीचे जाने लगी। तभी सामने तीसरा आया। वन्या शूट करने की वाली थी कि दूसरे लड़के ने उसके हाथ से गन ले ली। वन्या ने साइड का वास उठाकर सामने वाले के सर पर मारा। वो लड़का वहीं गिर गया। उसके हाथ एक दीवार पर जा लगा जहां से एक बटन दब गया और पूरे घर में लाइट्स ऑन हो गई। वही सताक्षी बड़ी मेहनत कर समक्ष को वो ड्रिंक पीने को कह रही थी, लेकिन समक्ष ने एक ना सुनी। आखिर हार कर सताक्षी ने वो ड्रिंक अपनी ड्रिंक के साथ रख दी और कोई तरकीब लगाने लगी समक्ष को ड्रिंक पिलाने की। तभी एक लड़का समक्ष के पास आया और कुछ पूछने लगा। तभी एक और लड़के ने दोनों ड्रिंक्स एक्सचेंज कर दी। इन सब में सताक्षी का ध्यान नहीं था और उसने वो ड्रिंक पी ली जो उससे समक्ष को पिलानी थी। तभी समक्ष की घड़ी से आवाज आने लगती है। उसके सभी दोस्तों के फोन पर भी कुछ मैसेज आए। सभी ने समक्ष की तरफ देखा। समक्ष तुरंत उठकर भागा। बार से बाहर आकर कहा, वन्या खतरे में है, कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। निमित था सीक्रेट्स बॉडीगार्ड्स ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। कुछ लोग वन्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। समक्ष ने जब ये सुना तो उसने गुस्से में सामने खड़ी कार को लात मारते हुए कहा, किल दैट बास्टर्ड्स। सभी जल्दी से घर की तरफ भागे। सताक्षी वो ड्रिंक पीकर होश में नहीं रही। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके सामने क्या हो रहा है। तब एक लड़के ने आकर उसे अपनी गोद में उठाया और ले गया। समक्ष भागते हुए घर के अंदर गया। सामने उसने वन्या को अपने पैर पर पट्टी करते देखा और 4 लोग अलग अलग जगह बेरहमी से मरे पड़े थे। समक्ष ने जाकर वन्या को अपने सीने से लगा लिया। उसकी जान निकल गई थी जब उसे इन सब के बारे में पता चला, लेकिन वन्या ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। समक्ष ने थोड़ी देर बाद वन्या को खुद से अलग किया। वन्या बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लगी।
समक्ष ने वन्या का हाथ पकड़ा, उसे रोककर कहा, बताओगी नहीं ये सब कैसे हुआ? वन्या, आपको क्या फर्क पड़ता है? समक्ष, मुझसे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। वन्या, ओ तो आपको याद आ गया कि आपकी शादी हुई है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति है। समक्ष, वन्या ये सब क्या कह रही हो और गुस्सा क्यों हो मुझसे? वन्या समक्ष के करीब जाकर, मैटर करता है ये कि मैं आपसे नाराज हूँ, आपसे गुस्सा हूँ। समक्ष वन्या के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, बहुत मैटर करता है, मेरी वन्या का गुस्सा होना मुझे मैटर नहीं करेगा तो किसको करेगा? वन्या खुद को समक्ष से दूर करके बहुत है बाहर। समक्ष, मतलब वन्या अपना फोन अनलॉक करके सताक्षी और समक्ष की तस्वीरें दिखाती हैं, जिसे देखकर उसे जलन, गुस्सा ना जाने कितना कुछ महसूस हो रहा था। समक्ष उन फोटोज को देख हैरान रह गया। वो तस्वीरें इस हिसाब से थी कि उन्हें देखकर कोई भी धोखा खा जाए। समक्ष अपनी सफाई देती कि वन्या ने गुस्से में अपना फोन तोते हुए कहा, अब समझ आया आप कैसे हैं। फिर समक्ष के करीब जाकर रोते हुए, आप उन मर्दों में से है जिनकी बीवी अगर उनसे थोड़ा सा वक्त मांग ले तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने बाहर चले जाते हैं। समक्ष गुस्से में चिल्लाते हुए, वन्या। वन्या भी गुस्से में चिल्लाकर, चिल्लाओ मत, क्या गलत कह रही हूँ मैं? जब अपनी बीवी के साथ मजा ना आए तो बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं। समक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसने वास को जमीन पर मारते हुए कहा, अपनी हद पार मत करो वन्या, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। वन्या कड़वाहट से मुस्कुराकर, इससे भी ज्यादा गलत करना आता है आपको मेरे साथ, जो एक बीवी के होते हुए बाहर जाकर। वन्या को अपनी लाइंस पूरी करते वक्त भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने फिर हिम्मत करके पूछा, अगर आपकी जिंदगी में कोई और थी, मुझसे शादी क्यों की आपने? क्यों? इतना सब सुने के बाद समक्ष भी गुस्से में अपना आपा खो बैठा, जो उसके मन में आया उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। समक्ष गुस्से में, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया मैंने, गलत तो मेरे साथ हुआ है। फिर वन्या के कंधों को पकड़कर, तुम्हारी जिंदगी में भी था ना कोई जो तुमसे प्यार करता था, तो फिर तुमसे मुझसे शादी क्यों की? बोलो, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक नहीं बहुत? वन्या गुस्से में समक्ष को पूरी ताकत के साथ धक्का देकर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी सोच इतनी गंदी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वन्या सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी इज्जत के ऊपर एक भी दाग नहीं। और आज समक्ष ने वही किया। आज गुस्से में वन्या और समक्ष ने अपने दिल की भड़ास निकल दी थी। दोनों को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच की दूरियां कहीं लोगों की जीत बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस लड़ाई, इस गलतफहमी की वजह थी, वो खुद एक होटल, एक लड़के के साथ मजे कर रही थी। लगता है सताक्षी कामयाब हो रही थी। जो उसने वन्या को कहा था कि वो इस शादी को तोड़ देगी, आज शायद उसकी शुरुआत हो चुकी थी। वन्या रोते हुए कमरे में भाग गई और वही समक्ष अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने अपने गुस्से में क्या कह दिया है वन्या को, इसका एहसास उसे अब हो रहा था। शादी का प्रपोजल रखने वाला वो था। इस बात को याद आते ही समक्ष के सामने एक फ्लैशबैक आ गया। क्या यही खत्म होगा इनका रिश्ता गलतफहमियों के चलते, या आएगा कोई नया मोड़? आगे जाने के लिए बने रहें मेरे साथ सिर्फ।